नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य नेत्र द विजन पे। दो वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को समझे। एनसीईआरटी क्लास 7 का ज्योग्राफी है ये। 8वां टॉपिक शुरू किए थे, मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रियाएं उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। इसके बारे में दो वीडियो के माध्यम से कुछ टॉपिक को समझें। चलिए तीसरे वीडियो में इसे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वीडियो छोटा रह जाता है तो ठीक रहता है, सब लोग देख भी लेता है। बड़ा बड़ा वीडियो देंगे तो आप लोग भी नहीं पूरा देख पाते हैं। चलिए उसमें डाटा का भी प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से इसे एनसीईआरटी को अच्छा समझेंगे। समझे, बड़ा टॉपिक भी है। चलिए यहाँ तक क्लियर इससे पहले कर चुके थे, यहाँ पे शुरू करते हैं। ये गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के बारे में बात हो रहा है, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में बात हो रहा है। तो आइए समझते हैं इसके आगे। विभिन्न भू आकृतियों के कारण, भू आकृति मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का जो ये विभिन्न भू आकृतियां हैं, उनके अनुसार, विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पतियों में भी विभिन्नता पाई जाती है। ये जो भू आकृतियां अलग अलग है गंगा ब्रह्मपुत्र में, कहीं तीव्र ढलान है गंगा नदी का, कहीं मंद ढलान है, कहीं पूरे मंद ढलान है ना, मैदानी क्षेत्र है। तो ऐसे विभिन्नताओं के कारण जलवायु में भी परिवर्तन आएगा और क्या हो जाएगा, वनस्पतियों में भी विभिन्नता आती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, साखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। सागवान, साखू, पीपल, आम, महुआ, बैर नहीं ले लीजिएगा, यहाँ पे बेल, ये सब जो वृक्ष है ना, जो मतलब वर्ष में एक बार जिस वृक्ष का पतझड़ हो जाएगा, ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं। आप अपने पास पड़ोस में नीम उम का गाछ भी ऐड कर सकते हैं ऐसे में, समझे। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। कहाँ पे भाई, ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस का जो होता है, घना बांस पाया जाता है, उसका झुरमुट मतलब बांस का बिट्टा बोलेंगे, हमारे यहाँ पे बिहार में बांस का बिट्टा बोला जाता है ना, बसवेरवा बोला जाता है कहीं कहीं। तो हम ये गांव का लैंग्वेज बताएं, बसवेरवा बोला जाता है, गांव बांस का बिट्टा बोला जाता है। इसे वास्तविक रूप में क्या बोलेंगे, घने झुरमुट बोलेंगे। तो वही झुरमुट एक मतलब एक जगह बांस बहुत सारा एकत्रित हो, ऐसा पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। ये जो डेल्टाई क्षेत्र है, जहाँ गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जहाँ पे गिरेगी बंगाल की खाड़ी में यानी समुद्र में, तो वो क्षेत्र डेल्टाई क्षेत्र कहलाता है, समझे। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। मतलब उत्तराखंड गंगा प्रदेश में है, गंगा डेल्टाई प्रदेश में है जी, डेल्टाई प्रदेश में। उत्तराखंड जो है गंगा का बेसिन में ना, उत्तराखंड भी बताए थे, सिक्किम भी हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश में भी, ये भी गंगा ब्रह्मपुत्र ये बेसिन में है। लेकिन क्या है, यहाँ की वनस्पति कुछ और अलग है, क्योंकि ये प्रदेश कैसा भाई, ठंडी जलवायु वाला है। तो ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र में और तीव्र ढलान होने के कारण यहाँ पे कई कौन सा वनस्पति पाया जाएगा, चीड़, देवदार पाया जाएगा, फर पाया जाएगा, शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं, कुछ शंकुधारी पेड़ भी पाए जाते हैं। समझ में आया। गंगे ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, लेकिन कहीं पे पर्णपाती है तो कहीं शंकुधारी वन है, क्योंकि उच्चावच अलग अलग है ना। मतलब वहां पे तीव्र ढलान है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहां की वनस्पति कुछ और मैदानी क्षेत्र में वनस्पति कुछ और। सिंपल सा बात है कि चीजें बदल जाता है और रहने वाले जीव भी बदल जाएंगे। समझिएगा चीजें को अच्छा से, समझे। बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है, इसमें अलग अलग प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप में पाए जाने वाले जीव हैं। एक सिंगी वाली गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है। एक सिंगी वाला गेंडा, एक ही सिंग रहेगा इस गेंडे का, ये ब्रह्मपुत्र का मैदान में पाया जाएगा। जैसे काजीरंगा असम में फेमस है एक सिंगी गेंडा के लिए, काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, ये सब फेमस है। जैसे 8.11 में दिखाया गया है। डेल्टाई क्षेत्र में बंगाल टाइगर, डेल्टाई क्षेत्र में जहाँ
गंगा ब्रह्मपुत्र नदी समुद्र में मिलती है, वो डेल्टाई क्षेत्र है, तो वहाँ पे बंगाल टाइगर फेमस है। बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं, जिसे 8.12 में दिखाया गया है। चलिए इसे भी देख लेते हैं साथ ही साथ, समझे। एक सिंगी गेंडा पाया जाता है, समझे, कहाँ पे, असम में पाया जाएगा, काजीरंगा में, समझे। मगरमच्छ पाया जाता है कहाँ पे, डेल्टाई क्षेत्रों में पाया जाएगा। अब वेदिका कृषि की जाती है, ये वेदिका कृषि ना बोले थे, मतलब ढलान पे, ये अचाई की खेती है, वेदिका कृषि, समझे। ये सब बात है। डेल्टाई क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। नदी के साफ जल में, झील में, जो गोखू झील बना था, बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। ये जो हिल्सा मछली सबसे इसमें प्रमुख है, रेहू मछली, और कौन मछली भाई, कतला मछली, बहुत सारा मछली है। गंगा जी में बुआरी एक मछली होता है, कहलगांव में, भागलपुर में, ये भी फेमस है। ये भी गंगा का ही, गंगा नदी का ही क्या है भाई, विशेषता है कि इसमें बुआरी मछली भी एक प्रकार का मछली होता है, समझे। हिल्सा मछली की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। अब मान लीजिए मछली तो रोज आएगा, मछली चावल रोज आएगा ना, मच्छी चावल। पश्चिम बंगाल वाला लोग कुछ बनाएगा तो मच्छी बना लेगा, मछली चावल। अभी दुर्गा पूजा का मौसम चल रहा है, बिहार के मैदानी क्षेत्रों में हमारे लोग के घर में मीट मछली कुछ नहीं बनेगा, अगर कोई किसी का घर मांसाहारी होगा तो, समझे। लेकिन बंगाल में ऐसा हम नहीं देखे हैं। हम कई जगह गए हैं बंगाल में, वहाँ पे अभी भी होटल में भी मिलेगा मछली। चलिए होटल का तो और बात है, घर में भी लोग मछली खाएगा। हम तो मेला, एक बार सौभाग्य रहा कि बंगाल में और झारखंड के वो बंगाल वाला बॉर्डर वाला क्षेत्रों में, जैसे धनबाद का क्षेत्र है, ये सब में मेला देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ पे मेला में भी अंडा बिक रहा था। हमको अचरज लगा देख के कि हमारे बिहार में नहीं दिखता है, हम नहीं देखे हैं ऐसा कि अंडा बिक रहा है, मछली बिक रहा है। तो यहाँ पे देखे थे, समझे, हमको अचरज लगा, लोग खा भी रहा है, मंदिर जा रहा है भाई, पता नहीं क्या है। अलग अलग जगह का अलग अलग कल्चर है, समझे। झील के जीविका का साधन जानते हैं, चीज को क्या, अब बताते हैं। झील को समझते हैं और जीविका का साधन तलाशते हैं कि झील में जीविका का साधन क्या है। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के, ये सब आप खुद पढ़ लीजिएगा, समझे। सांप झील है, मछुआरा है, रविंद्र किशोर का वार्तालाप हो रहा है यहाँ पे, समझे। ये विषय वस्तु से थोड़ा सा हट के है, लेकिन इसे पढ़िएगा आप लोग अपने बुक में, समझे। ये समझाया गया है कि कैसे मछली मारेगा, मार्केट लेके जाएगा और बेचेगा, उससे कौन क्या मुनाफा होगा, ये सब साधन बता रहा है। मछली मारने का तरीका क्या है, यही सब बताया गया है यहाँ पे। आइए इसे समझते हैं। गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी शहर, वाराणसी शहर देख रहे हैं कितना एकदम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वाराणसी शहर ना। वाराणसी शहर एक सपना होता है सभी भारतीयों का कि एक बार बनारस घूम के आए ना, तो वही वाराणसी शहर है। सभी लोग यहाँ पे जाता है, आप लोग भी जाइए, दर्शन करके आइए बनारस से, समझे। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है बहुत सा बड़ा शहर है, जैसे कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, और कौन है भाई, पटना हो गया, भागलपुर हो गया, बहुत सारा शहर है गंगा नदी के किनारे ही, समझे। जैसे इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया, पटना हो गया, कोलकाता, जैसे 10 लोग। आपको लगेगा कलकत्ता हुगली नदी के तट पे है, तो हम बताना चाहें गंगा नदी बांग्लादेश में चली जाती है, लेकिन एक भीतरिका गंगा नदी से छूट जाती है, यही नदी हुगली नदी है। यानी गंगा नदी की ही एक भीतरिका है हुगली नदी। ये मत समझिएगा हुगली नदी अलग नदी है, गंगा नदी की एक धारा है, आगे चली जाती है पद्मा के नाम से। गंगा नदी आगे चल जाती है पद्मा, बाद में मेघना के नाम बनती है भाई बांग्लादेश में जाके, तो पद्मा, इधर हुगली, ये गंगा, समझे। ये सब चीज नदी में पढ़ाएंगे विशेष तौर पे, यहाँ पे बस यहाँ सब बारीकी समझिएगा। कलकत्ता भी गंगा नदी के तट पे है। जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित है।
10 लाख से भी अधिक आबादी वाला शहर सब है ये सब, समझे। चित्र 8.13 में दिखाया गया है, यहाँ पे देख लीजिए बनारस का स्थिति। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। ये जो गंगा नदी में प्रदूषण का कारण है ना, तो यहाँ पे स्थित बड़े बड़े महानगर, बड़े बड़े शहर है, उसका कचरा इसी नदी में बहाया जाता है। ये दुर्भाग्य बोलिए या सौभाग्य बोलिए, सौभाग्य तो नहीं हो सकता है, इसे दुर्भाग्य कहने में कोई कठिनाई नहीं है, समझे। बड़ा बड़ा प्लान भी सरकार द्वारा लाया जा रहा है कि गंगा सफाई का योजना चलाया जा रहा है सरकार के माध्यम से। इसमें कितना सफल है, कितना असफल है, कितना जागरूक है लोग, आप इस पे मूल्यांकन कीजिए, आप इसका मूल्यांकन कीजिए और सोचिए, चिंतन कीजिए। चिंतन कीजिएगा तभी प्रश्न के अंदर घुस पाइएगा, नहीं तो ऊपर ऊपर का प्रश्न बनेगा, बाकी अंदर वाला प्रश्न तो आपका समझो रह गया, समझे। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। ये जो बेसिन है, गंगा नदी का बेसिन है, इसमें क्या है भाई, यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित है। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कलकत्ता हुगली नदी के स्थित है, ये सब बात है, बस यह समझ लीजिए। इसमें 4 प्रमुख यातायात का साधन है इस मैदानी क्षेत्रों में। किस मैदानी क्षेत्रों में? गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानी क्षेत्रों में। सड़क मार्ग भी है जो मैदान क्षेत्र में है भाई, तटीय क्षेत्र वाला जल मार्ग से जाता है, वायु मार्ग भी है, कुछ कच्ची सड़क से भी लोग जाते हैं, आवागमन का साधन है। मैदान समझे, कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। मैदानी क्षेत्रों में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित है, हवाई जहाज भी, कई एयरपोर्ट है जी, भागलपुर का, पटना का, बनारस का, ये सब एयरपोर्ट भी है। तो मैदानी क्षेत्रों में एयरपोर्ट है, और भाई लेकिन क्षेत्र तो गंगा बेसिन ही है, समझे। कुछ पर्यटन से संबंधित बात को समझते हैं। पर्यटन देखते हैं, पर्यटन इसे देखने के लिए लोग क्यों आएगा? पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। पर्यटन जो होता है मतलब घूमना फिरना, इस बेसिन का एक महत्वपूर्ण क्रिया है। तो आप लोग भी पर्यटन पे निकलिए, देशाटन के लिए निकलिए और जाइए घूमने के लिए, चीज को देखिए, समझिए, ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, अभी फिलहाल तैयारी कर लीजिए, बाद में चीज को समझा जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें रुचि रखते हैं तो आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जाना चाहिए। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल इलाहाबाद में गंगा के एवं यमुना नदी के संगम पर है। ये जो आगरा में यमुना के किनारे स्थित क्या है? ताजमहल है। इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी के संगम है, गंगा एवं यमुना नदी का संगम। ये इलाहाबाद का नाम बदल चुका है, प्रयागराज हो चुका है। क्या नाम हो चुका है भाई? प्रयागराज, समझे। प्रयागराज नाम रखेगा, इलाहाबाद नहीं है, समझे। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में क्या है? बहुत सारा बौद्ध स्तूप भी है। लखनऊ का इमामबाड़ा, आसाम की काजीरंगा, आसाम में क्या है? काजीरंगा है, काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य है। लखनऊ में इमामबाड़ा है, असम में काजीरंगा, एवं मानस भी कहाँ पे है? असम में है। मानस वन्य प्राणी अभयवन मतलब अभ्यारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश के विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दार्शनिक स्थान है देखने के लिए, समझे। तो जाइए देखने के लिए, ये सब जगह है। इलाहाबाद जाइए, बनारस जाइए, बौद्ध स्तूप को देखिए, ताजमहल घूमिए, काजीरंगा घूमिए, मानस घूमिए, ये सब जगह जाइए और अलग अलग संस्कृति, अरुणाचल प्रदेश की जनजातीय संस्कृतियों को समझिए, ये सब अच्छा लगेगा। लगभग क्या चैप्टर समाप्त हो गया। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे स्पेशल चर्चा अगले सब वीडियो में करेंगे, समझे। नेक्स्ट टॉपिक एवं अंतिम टॉपिक है रेगिस्तान में जीवन। अब तो ये मैदान में जीवन समझे, वर्षावन में जीवन समझे, मैदान हो गया, वर्षावन हो गया, अब रेगिस्तान में समझेंगे रेगिस्तान का जीवन कितना आसान है या कठिन है, इसे
समझेंगे। ये टॉपिक शायद अंतिम टॉपिक होगा, इसके बाद खत्म हो जाएगा चीज ना। 9वां ही है। चलिए, आधुनिक जानकारी के लिए इंटरनेट, हाँ चलिए टिप्पणी, हाँ अंतिम जो टॉपिक बचा है इसे भी 1-2 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे हम। चलिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत, फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।